हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। बीपीएससी 142 में आज अपन यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति का विकास। यहाँ से दोस्तों 20 नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक हमारा चैप्टर बन जाता है। तो इसमें शुरुआत करते हैं। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, समझो ध्यान से। किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत विदेश नीति कहलाती है। यह दूसरे देशों के साथ सैन्य आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय है। समुच्चय यानी कि संग्रह अथवा सेट है। तो भारतीय विदेश नीति का स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल तक आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक थी। इंदिरा गांधी जी के समय तक आते आते भारतीय विदेश नीति के मूल में यथार्थवाद का तत्व जुड़ने लगा, यानी कि दुनिया की जो वास्तविक परिस्थितियां थी उस हिसाब से हमारी विदेश नीति बनने लगी। पहले आदर्शवादी थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई, और बाद में दुनिया में जिस तरह से परिस्थितियाँ हुई वैसे ही हमारी विदेश नीति हो गई। वर्तमान में विदेश नीति पूर्णतः यथार्थवादी तत्व मौजूद है। आज़ादी के बाद भारतीय विदेश नीति के मूल में गुटनिरपेक्षता थी, यानी कि ना तो हम सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए, ना हम संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल हुए थे। अब देखो भारतीय विदेश नीति का विकास किस तरह से हुआ। तो इसमें भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति समझो आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने 1932 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक विदेश विभाग बनाने का फैसला किया। इसके सचिव राम मनोहर लोहिया जी थे। देश का विशाल आकार समृद्ध विविधता ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध व दूर व पास के देशों के साथ सह-अस्तित्व है। एशिया के व अफ्रीका जैसे देशों की आवाज़ बुलंद करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1971 में भारत सोवियत शांति एवं मित्रता संधि पर भारत ने साइन कर दिए और विदेश नीति पर व्यवहारिक रूप से काम करके भारत ने अपनी विदेश नीति को यथार्थवादी बनाया। तो हमने एक मित्रता संधि पर साइन किए थे, उसका नाम था भारत सोवियत शांति एवं मित्रता संधि। हालांकि भारत ने पूरी तरह से गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं छोड़ा। भारत के बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत जो कि 7 सितंबर 1946 को प्रसारित हुए, भारत ने उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद जातिवाद पर प्रहार किया। आदर्शवादी सिद्धांतों पर चलते हुए नेहरू सरकार भूल गई कि शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रूपी जंगल में अपने पड़ोसियों को खा जाते हैं। जिस तरह से 1962 का भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद में भारत की विदेश नीति यथार्थवाद का रूप ले लेती है। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व विदेश नीति मूल्य, ये इसमें पहला पॉइंट होगा। भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये पढ़वा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व विदेश नीति मूल्य। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन संस्कृति समृद्ध विरासत के कारण विश्व के अनेक देशों ने भारत के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने एशिया अफ्रीका के देशों को स्वतंत्रता हेतु प्रेरित भी किया। भारत ने नस्लवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसा सत्याग्रह स्वदेशी के मूल्यों पर आधारित था। इन आंदोलनों में विभिन्न जातियों भाषाई समूह एवं समुदायों ने भाग लिया और ब्रिटिश क्रूरता का सामना किया। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आज भी समानता और गैर भेदभाव सामाजिक न्याय विकास के मूल्य भारतीय विदेश नीति में, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से ही निकले हैं, वे आज भी हमारी विदेश नीति के मार्गदर्शक बन गए हैं। नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को कहा था कि हम नस्लवाद के सभी रूपों को खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। समानता संप्रभुता स्वतंत्रता के मूल्यों को भारत ने हमेशा ही पुष्ट यानी कि मजबूत किया है। भारत आज़ाद होने के तुरंत बाद भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ संबंध बनाए रखे। ब्रिटिश सैन्य मूल्य भी हमने उनसे ही ग्रहण किए हैं। तो दोस्तों, जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उन देशों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल बना था, जिसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस भी कहते हैं। तो भारत उस समूह से जुड़ा रहा आज़ाद होने के बाद में भी। अब पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। तो इसमें पढ़ो, ब्रिटिश न्याय प्रणाली रेलवे, डाक टेलीग्राफ व्यवसाय, वाणिज्यिक फसलों का विकास, ब्रिटिश उपनिवेशिक तंत्र के कारण भारत का शोषण हुआ है। फलतः भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चेतना को एक मंच प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाती थी तथा राष्ट्रवाद के बारे में बातें होती थी। ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को बहाल करने हेतु गांधी ने खिलाफत व असहयोग आंदोलन चलाया था। तो देखो, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में था,
तो वहाँ पर मुसलमानों का जो धार्मिक और राजनीतिक गुरु है उसको खलीफा कह रहे हैं। इंग्लैंड ने उसको हटा दिया था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का साथ नहीं दिया था इंग्लैंड ने। इसी कारण इंग्लैंड नाराज़ हो गया तुर्की से, तो इंग्लैंड ने खलीफा को हटा दिया था पद से। तो भारत तथा दुनिया के जो मुस्लिम थे वो नाराज़ हो गए और गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। उसके बाद में असहयोग आंदोलन भी चलाया। 1921 के अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि हमें स्वराज्य की योजना को मजबूत बनाना है एवं हमेशा अपने विदेश नीति परिभाषित करने की जरूरत हमें होती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारत ने 2 संकल्प लिए। पहला है सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण, यानी कि दुनिया में हथियारों के उत्पादन पर और इसके आयात निर्यात पर रोक लगानी होगी। और सामूहिक सुरक्षा, जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में एक सिद्धांत है, किसी भी देश पे हमला होता है तो आक्रामक देश को जिसने हमला किया उस पर सभी देश मिलकर के अटैक करते हैं और सुरक्षा करते हैं जिस देश पे हमला हुआ है। इस अधिवेशन में तय हुआ कि भारतीय अपने पड़ोसियों व अन्य से शांति व मित्रता से रहेगा तथा संघर्ष के सभी कारणों को दूर करना चाहिए भारत को। आज भी ये दोनों सिद्धांत हमारी भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि विश्व में शांति की स्थापना हेतु हमारा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद खत्म हो जानी चाहिए। 1948 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में कहा गया कि विश्व शांति, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता नस्लीय समानता लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह से भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब नेहरू के काल की विदेश नीति पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्पत्ति हमने पढ़ ली है भारतीय विदेश नीति की। अब दूसरा पॉइंट है नेहरू का काल। तो नेहरू को भारतीय विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। इनकी विदेश नीति में आदर्श व नैतिकता के गुण थे। नेहरू ने एशिया व अफ्रीका के देशों के बीच एकजुटता का आह्वान करके साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया। उन्होंने एशिया व अफ्रीका के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सहयोग स्थापित करने की बात कही। शीत युद्ध के दौरान मिस्र इंडोनेशिया यूगोस्लाविया के साथ मिलकर नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान आज़ाद हुए देशों को साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका से अलग रहकर अपने हितों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र और तटस्थ रहने के लिए इसका निर्माण किया गया था। गुटनिरपेक्षता की नीति से उस समय भारत के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार हुआ। भारत की विदेश नीति से निम्न पहलू शामिल हो गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रक्षक होंगे भारत, साथ में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग भी करेगा भारत तथा उसे मजबूत बनाएगा संयुक्त राष्ट्र को। साथ में भारत ने यह भी संकल्प लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को वह शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएगा। 1948 ईस्वी में कश्मीर के मुद्दे को नेहरू ने दृढ़ता के साथ में संयुक्त राष्ट्र संगठन को सौंप दिया। भारत ने अपने पड़ोसियों से आचरण करने हेतु पंचशील सिद्धांत अपनाया, जिसमें 5 सिद्धांत है, जैसे कि दूसरों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना तथा दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो चीन ने भी इन सिद्धांतों को आस्था के साथ में पालन किया शुरुआत में, लेकिन 1962 में जैसे ही भारत चीन युद्ध हुआ तो पंचशील सिद्धांत उसने तोड़ दिया था चाइना ने। तो भारत की हार हुई और नेहरू द्वारा चीन की ऐसी उम्मीद रखनी भारी पड़ गई। ठीक है, तो आदर्शवादी नीति है वो आंशिक असफल इसलिए मानी जाती है क्योंकि चाइना ने युद्ध कर लिया था भारत के साथ में। भारत की विदेश नीति तत्कालीन समय की कठोर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व राष्ट्र हितों की रक्षा जैसे मुद्दों को समझने में आंशिक असफल मानी जाती है। आगे चलते हैं। इसी में नेहरू काल में नेहरूवादी सहमति। तो नेहरू गांधी जी के मूल्यों जैसे कि नस्लवाद विरोधी रंग भेद विरोधी साम्राज्यवाद विरोधी से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से नैतिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है, इसी से भारतीय समाज का विकास हो सकता है। नेहरू ने इन मूल्यों को आत्मसात अथवा ग्रहण किया क्योंकि वे भारत को आधुनिक भूख गरीबी से मुक्त संप्रभु व स्वतंत्र बनाना चाहते थे, ऐसा भारत जो विश्व पटल पर अपना स्थान बना सके। नेहरू फाशीवाद, ये इटली में मुसोलिनी के द्वारा चालू की गई एक विचारधारा थी। नाजीवाद, ये जर्मनी में हिटलर के द्वारा एक विचारधारा दी गई थी जिसमें अधिकार आज़ादी नहीं थी वहाँ के लोगों को। लोकतंत्र व समाजवाद को काफ़ी करीब से देख रहे थे। दोनों विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के बल से नियंत्रित किया जा रहा था। भारत की विदेश नीति में नेहरू के सभी शांतिपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया गया। विश्व के अनेक देशों को सोवियत संघ व अमेरिका की राजनीति से बचाने हेतु नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। कुछ विद्वानों के अनुसार गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रकार से कूटनीति का हिस्सा था नेहरू की, जिससे भारत शीत युद्ध के खतरों को दूर कर सके। नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आज भी
अनेक मामलों में भारत विश्व के सामने झुकता नहीं है एवं तटस्थ बना रहता है, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी बीच वाली स्थिति भारत ने ले रखी है। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया की एक सिटी है के बाद विश्व के अधिकांश देशों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी तथा उन्होंने संकल्प लिया कि अनेक प्रॉब्लम्स को वे हल कर सकेंगे तथा पंचशील समझौतों के माध्यम से ही वो हल कर सकेंगे। नेहरू के इस दृष्टिकोण से भारत को विदेशी मामलों में स्वायत्तता प्रदान की तथा भारत सफलतापूर्वक शीत युद्ध के खतरे से निपट गया। नेहरू इस प्रकार की विदेश नीति से संप्रभुता को संरक्षित करना क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना तेजी से आर्थिक विकास करना चाहते थे। नेहरू ने गांधीवादी और बुद्धिस्ट नजरिए को विदेश नीति में आजमाया एवं चीन के साथ पंचशील समझौता करके गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते रहे, यानी कि फॉलो करते रहे। 1962 में चीन भारत युद्ध में भारत की हार ने नेहरू की व्यवहारिकता आदर्शवादिता की कमियों को उजागर कर दिया। 1970 से नेहरू के कार्यकाल के बाद में, यानी कि दोस्तों मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में भारत की विदेशी नीति में कुछ बदलाव आते हैं। आदर्शवाद गुटनिरपेक्षता का महत्व 1970 के बाद में कम होता गया क्योंकि शीत युद्ध तेज हो चुका था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने यथार्थवाद को अपनाया था। भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर अपनी सैन्य आर्थिक सामरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी की। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति हुई, है ना, हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया पाकिस्तान से लड़ करके। और राजस्थान में जैसलमेर जिले में पोखरण तहसील में हमने पहला परमाणु बम परीक्षण किया था 1974 में। ठीक है, इसी के साथ अब नेहरूवादी सहमति का भारतीय विदेश नीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया था। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट पढ़ लिया था अपने विदेश नीति की उत्पत्ति, दूसरा पढ़ लिया नेहरू का काल। अब पढ़ते शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति। इस काल में भारत की विदेश नीति लाल बहादुर शास्त्री चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह राजीव गांधी द्वारा संचालित की गई। देखो लाल बहादुर शास्त्री है वो नेहरू जी की डेथ के बाद में कार्यकाल इनका शुरू होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहे लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल छोटा ही रहा, उन्होंने विदेश नीति को सिर्फ आगे ही बढ़ाया लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध में सैनिकों का मोटिवेशन बढ़ाया था। ताशकंद जो कि एक शहर है सोवियत संघ में, है ना, यहाँ पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, तो ये बातचीत असफल हो जाती है। ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था उसकी समस्याओं को हल करना था। वहीं पे ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है रहस्यमयी तरीकों से। उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीतियों का निर्माण प्रभावी रूप से किया था। उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इंदिरा गांधी। 2 कार्यकाल हैं, याद रखना, 1966 से 1977 और दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 के बीच में। तो एक ताशकंद समझौता भी दोस्तों हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में। क्या था यह? भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में एक शांति समझौता था जिसमें अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी कि इस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, आगे कोई युद्ध न हो भारत पाकिस्तान के बीच में, और कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत की गई लेकिन बातचीत असफल मानी जाती है। हालांकि जैसे ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो शुरुआत में पारंपरिक नेहरू की विदेश नीति का पालन किया गया, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण गुटनिरपेक्ष पंचशील सिद्धांत नेहरूवादी सहमति जैसी नीतियों का पालन अब कम किया जाने लगा। अमेरिका की भारत के प्रति नीति को इंदिरा गांधी ने जल्दी भांप लिया और इसलिए भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में मैत्री समझौता किया। तो देखो अमेरिका लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है, तो भारत ने सोचा कि किसी एक देश के साथ तो जाना ही पड़ेगा, तो हम समाजवाद की तरफ झुक गए और हमने रसिया के साथ में फ्रेंडशिप कर ली। अनेक बार भारत का समर्थन भी सोवियत संघ ने किया, जैसे कि यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भी किया है समर्थन रसिया ने। इसलिए इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया और इस प्रकार से भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक शिमला समझौता भी हुआ था। शिमला समझौता यह 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। कश्मीर मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा, इसका उद्देश्य था ये, ठीक है, कि कश्मीर का जो मामला भारत पाकिस्तान मिलकर के सोल्व करेंगे। अली जुल्फिकार भुट्टो कौन थे? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी ने नेहरू का गैर परमाणु राष्ट्र का ख्वाब तोड़ते हुए भारत को पाकिस्तान व चीन से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1974 में पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किया था। अतः स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी जी के समय किसी भी स्थानीय वैश्विक हितों से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों को तवज्जो यानी कि प्राथमिकता दी जा रही थी। दोस्तों
इंदिरा गांधी जब कार्यकाल खत्म होता है पहला, उसके बाद में मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक रहा। जनता पार्टी से ये संबंध रखते थे। उसके बाद में पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 के बीच में। ये भी जनता दल से थे। तो मोरारजी देसाई व चरण सिंह के समय भारत की विदेश नीति में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए। सोवियत संघ के प्रति झुकाव का विरोध किया, लेकिन वे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की घुसपैठ के दौरान चौधरी चरण सिंह की सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। जनता दल की सरकार में विदेश नीति का संचालन वैसा ही होता रहा जैसे इंदिरा गांधी के समय पर होता रहा है। उसके बाद में दोस्तों इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल जब खत्म होता 1984 में, ठीक है, कार्यकाल तो खत्म नहीं हुआ लेकिन उनका मर्डर हो गया था। 1984 से 1989 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी के समय कार्यकाल के दौरान लोंगोवाल समझौता हुआ था, असम समझौता व मीजो समझौता, 3 टाइप के समझौते हुए थे। लोंगोवाल समझौता क्या था राजीव गांधी की सरकार के समय, देख लो। राजीव गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल के मध्य ये समझौता हुआ है, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। तो इसका उद्देश्य क्या था? पंजाब में शांति स्थापना के लिए। ठीक है, पंजाब में उग्रवाद आतंकवाद फैल रहा था। 24 जुलाई 1985 को लोंगोवाल समझौता हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? इंदिरा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। 1 जून 1984 से 8 जून 1984 के बीच में चला था। इसका उद्देश्य था जनरल सिंह भिंडरावाला की क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति में नया मोड़ तब आया जब खुले रूप से किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। भारत ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय शांति सैन्य दल श्रीलंका भेजे थे। भारत के काफ़ी ज़्यादा जो आर्मी के जवान थे श्रीलंका में गए थे शांति की स्थापना हेतु, लेकिन श्रीलंका ने इसे अपनी राजनीति में हस्तक्षेप माना और उसी का एक परिणाम हुआ कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। इसे श्रीलंका में तमिलों के मुक्ति आंदोलन पर भारत द्वारा किए गए हमले के रूप में माना गया। IPKF के बहुत सारे जवान श्रीलंका में मारे गए। अंत में प्रतिक्रिया स्वरूप कट्टर लोगों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। विदेश नीति में ये कदम भारतीय राष्ट्रीय हितों के लिए सही नहीं थे। फोर्थ पॉइंट है गाइज, 1990 के दशक के दौरान भारत की विदेश नीति कैसी रही है पढ़ते हैं। तो 90 के दशक में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 देशों में टूट गया सोवियत संघ। ठीक है, तो आगे दुनिया में द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक ध्रुवीय व्यवस्था का हो जाना, जैसे कि अमेरिका सुपर पावर बन गया था 1991 के बाद में। भारत सोवियत संघ के मैत्री संबंध होने से अब भारत की स्थिति मजबूत थी। भारत सरकार पर परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा था। इस समय PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1966 की सरकार थी इस समय। कब? जब एक तो आर्थिक सुधार लागू हुए थे इस सरकार के समय, और मिसाइल कार्यक्रमों को भारत आगे लागू ना करे इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। 1991 में भारत को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। विदेशी भुगतान हेतु हमारे पास में सिर्फ 14 दिनों के लिए पैसा $1 बिलियन शेष था। इसलिए IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और वर्ल्ड बैंक के पास में भारत के नेता गए थे। उन्होंने शर्तों के साथ में भारत को पैसा भी दिया। ठीक है, और भारत ने LPG यानी कि जिसको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करते हैं, उसी के बाद में आया था 1991 के बाद में। इनको आर्थिक सुधार भी कहते हैं, जिसके बाद में भारत में तेजी से आर्थिक विकास हुआ। बाजारों को विदेशी निवेश व विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। शीत युद्ध के प्रभाव से उबरने हेतु भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति भी अपनाई 1991 में। यह नीति भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपनाई थी। इसलिए 1992 ईस्वी में राव सरकार ने दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। भारत इस नीति के तहत 4 C पर काम करता था। पहला C का मतलब है कल्चर मजबूत बनाना दक्षिण एशिया और भारत के बीच में, फिर वाणिज्य, तीसरा C कनेक्टिविटी, चौथा C का नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण। तो PV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इजरायल देश के साथ में संबंध स्थापित किए। भारत ने सीमा पर आतंकवाद से लड़ने हेतु नीति बनाई तथा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया गया। आगे चलते हैं। आर्थिक रूप से भारत 1990 के दशक में लड़खड़ाता रहा। फिर भी अमेरिका ने निर्यात संबंधी नियमों को लचीला बनाने तथा अमेरिका की व्यापारी कंपनी को भारत में स्थापित करने के लिए भारत पर दबाव डाला। राव की सरकार में पहली बार अमेरिका और भारत के बीच में रक्षा सहयोग भी हुआ था, याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पे 1994 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन होता है। ठीक है, और इसका मकसद क्या था कि जितने भी देश हैं
संधियों पे हस्ताक्षर करेंगे, जैसे कि 2 संधियाँ याद रखनी, एनपीटी और सीटीबीटी। काफ़ी सारे देशों ने इन संधियों पे साइन कर दिए थे। इसका मतलब होगा कि आप परमाणु हथियारों का आयात निर्यात नहीं कर सकेंगे और ना ही परमाणु हथियार बना सकेंगे, और आपके पास में जितने परमाणु हथियार वो ख़त्म भी करने पड़ेंगे। तो भारत पर सीटीबीटी और एनपीटी पर साइन करने का दबाव बनाया गया, लेकिन भारत ने अभी तक दोस्तों इन संधियों पे साइन नहीं किए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत के हैं, तो इनसे लगातार खतरा बना ही रहता है। ठीक है, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। 170 देशों ने इस पे साइन कर दिए थे इस जेनेवा के 1994 वाले सम्मेलन में। और सीटीबीटी का नाम पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। आगे पॉइंट लिखेंगे अपन, जेनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एनपीटी संधि पर दुनिया भर के देशों ने साइन कर दिए थे 1968 में। देखो, ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर आज तक साइन नहीं किए हैं: भारत, इजराइल, पाकिस्तान, सूडान और उत्तरी कोरिया। वर्तमान में भारत ने न तो सीटीबीटी पे साइन किया और न एनपीटी पे साइन किए हैं। सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर देशों ने 1996 को कर दिए थे और एनपीटी पर तो 1968 को कर दिए थे, लेकिन भारत इन संधियों से दूर रहा है। आज भी दबाव बनाते रहते हैं देश। भारत ने सीटीबीटी व एनपीटी पर इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि भारत के अनुसार ये संधियाँ विभेदकारी है, मतलब कि इनमें भेदभाव है, तथा इससे भारत का परमाणु विकास कार्यक्रम भी रुकता है। 1990 के दशक के दूसरे भाग में गठबंधन सरकारों का दौर चला, यानी कि किसी भी पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिलता था, इसलिए अस्थिर सरकारें बनी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी देखो 16 मई से 1 जून के बीच में रहे, राइट। और बाद में HD देवगौड़ा बनते 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से रिलेटेड थे, HD देवगौड़ा ये जनता दल से संबंध रखते थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल ये जनता दल से रिलेटेड रखते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ये भी बीजेपी से संबंध रखते हैं। तो थोड़े थोड़े इनका कार्यकाल रहा है, क्योंकि ये गठबंधन सरकारें थी, अस्थिर सरकारें थी 1990 के दशक में। तो गठबंधन की सरकारों के दौरान भारत की विदेश नीति में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया, इसलिए चूंकि यहाँ ऐसी सरकारें थी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भारत की विदेश नीति पारंपरिक तरीके से चलती रही। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़े देश होने के नाते भारत अपने पड़ोसी देशों को अधिक छूट दे तथा उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखे। इसी उद्देश्य हेतु देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए भारत को सीटीबीटी पर साइन नहीं करने दिए थे। गुजराल सिद्धांत क्या है दोस्तों? देखो ध्यान से पढ़ो, आपकी सहूलियत के लिए एक एक पॉइंट अब बहुत ही अच्छे डिटेल से लिखा है यहाँ पे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, भारत अपने पड़ोसी देश मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। भारत को उनके साथ विवादों को बातचीत करके सुलझाना होगा। किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संकट को शीघ्रता से सुलझाना होगा। दूसरा पॉइंट, गुजराल सिद्धांत में भारत किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। चौथा पॉइंट, सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएगा। पांचवा पॉइंट, भारत दूसरे देश की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करेगा। वह किसी भी पड़ोसी देश के संकट अगर आता है तो उसकी आर्थिक और श्रमिक रूप से मदद करेगा। आगे याद करते दोस्तों, एनडीए की जब सरकारें आती है तब भारत की विदेश नीति क्या रहती है। देखो, एनडीए एक गठबंधन का नाम है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इसकी। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का जो नेतृत्व करती है उस पार्टी का नाम है बीजेपी। तो बीजेपी की स्थापना 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। याद रखना, बढ़िया पॉइंट है। आगे चलते हैं, एनडीए के प्रधानमंत्रियों के नाम तथा उनके कार्यकाल देख लो। पहले एनडीए के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, तो 1996 से 1996 मतलब 16 मई और 1 जून तक रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी फिर से 1998 से 99 के बीच। फिर तीसरे नंबर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004। पहली बार दोस्तों स्थायी सरकार बनती है बीजेपी की। चौथे पर नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक बने हुए हैं 2014 से अब तक। ठीक है, एनडीए सरकार के दृष्टिकोण में नीतियां यूपीए सरकार से अलग होती है। यूपीए भी दोस्तों एक गठबंधन का नाम है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो एनडीए के प्रथम चरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रूस, पाकिस्तान, अमेरिका से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। मई 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया। भारत की परमाणु नीति एनडीए के प्रथम चरण में ही बनी थी। इस नीति का मूल सिद्धांत था नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले उपयोग नहीं करेंगे कोई भी परमाणु बम।
तो भारत की परमाणु नीति क्या है समझ लो। भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता है। दुश्मन देश के खिलाफ परमाणु हमले की कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, भारत कभी भी उन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। यदि भारत के खिलाफ कोई भी रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत के सामने परमाणु हथियारों के प्रयोग का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। 5वीं पॉइंट देख लो, भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त निशस्त्रीकरण का भी विचार है वो आगे बढ़ाएगा भारत। इंदिरा गांधी को नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान परमाणु हथियारों के परीक्षण पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। एनडीए सरकार को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उसने भारत को जिम्मेदार परमाणु संपन्न देशों के क्लब में शामिल करवाया। पोखरण सेकंड के बाद, पोखरण सेकंड कब हुआ था? 1998-99 में। अमेरिकी प्रशासन को भारत के बढ़ते सामरिक महत्व की समझ थी, इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 ईस्वी में वो भारत के साथ में संबंध अच्छे बनाते हैं, ठीक है, और कहते भी कि अमेरिका ने भारत की आतंकवाद से लड़ने हेतु तारीफ की। तो बिल क्लिंटन ने तारीफ की थी भारत जैसे ही आतंकवाद से लड़ रहा था। अमेरिका भारत से अपने संबंध इसलिए अच्छे कर रहा था क्योंकि अमेरिका को पता था भारत अमेरिका का अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है और भारत चीन के हिंद महासागर व एशिया महाद्वीप में बढ़ते प्रभाव को कम कर सकता है। अमेरिका कंपनी व उसके द्वारा किए गए निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। 2000 के दशक में दो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। अमेरिका में 9/11 का हमला, 9/11 का अटैक क्यों कहते हैं? क्योंकि 11 सितंबर 2001 है ना, महीना 9वां था और तारीख 11वीं थी, तो 9/11 का अटैक कहते हैं। न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग पे हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पे भी हमला हुआ। अमेरिका हिंद महासागर व एशिया में भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार समझने लगा क्योंकि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही में अमेरिका को समर्थन दिया था। फरवरी 2003 में भारत व यूएसए के बीच प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौता हुआ तथा बातचीत के दौरान अमेरिका ने भारत से परमाणु सुरक्षा उपायों के बारे में बातचीत की थी। भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए अटल जी पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लाहौर गए थे नवाज शरीफ से मिलने, लेकिन दोस्तों पीछे से पाकिस्तान ने कायराना हमला कर दिया और कारगिल युद्ध चालू हो गया था। और दोस्तों जब लाहौर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ से मिले तो फिर कश्मीर मुद्दे को भी सुलझा लिया जाएगा, ऐसे बात हुई दोनों नेता के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कारगिल युद्ध चालू हो जाता है। इसमें भारत की निर्णायक जीत होती है। अक्टूबर 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सरकार से हटा दिया और इसे सैन्य तख्तापलट भी कहते हैं। तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया। एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संबंधों को स्वस्थ बनाने हेतु परवेज मुशर्रफ को आगरा इनवाइट किया गया। यह मीटिंग भी असफल रही क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पे हमला हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए और अमेरिका व भारत की करीबियाँ बढ़ती चली गई। अब दोस्तों जैसे कि यूपीए की जब सरकारें आती हैं, मतलब कांग्रेस की जब सरकार आती है केंद्र में, तब भारत की विदेश नीति क्या रहती है? तो यूपीए जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो एक तरह का गठबंधन है जो कि 2004 में बना था। इसमें लगभग 20 के आसपास पार्टी है, ठीक है। तो इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जैसे कि इसके अंदर शिवसेना है, असम जातीय परिषद है, राइट, और कांग्रेस पार्टी है वो इसको लीड करती है इस गठबंधन को। और एनडीए आप जानते ही मई 1998 में बना था ये गठबंधन। लगभग 38 से ज़्यादा पार्टियां हैं इसके अंदर एनडीए गठबंधन में, ठीक है। 2004 और 2014 के बीच भारत की विदेश नीति को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा संचालित किया गया। यूपीए का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। 10 सालों में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। यूपीए सरकार ने विदेश नीति से संबंधित 5 लक्ष्य निर्धारित किए थे। देश की भलाई हेतु अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाया, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक से अधिक एकीकरण करने का प्रयास किया, सभी बड़ी ताकतों के साथ संबंधों में स्थिरता लाई, भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक क्षेत्रीय सहयोग हुआ। भारतीय विदेश नीति बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष और उदार लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपजे मूल्यों से संचालित होगी, ऐसा यूपीए की गवर्नमेंट ने कहा था। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति तथा ब्रिक्स के माध्यम से आर्थिक विकास व क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ाया। भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए मनमोहन सिंह सितंबर 2004 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान परवेज मुशर्रफ से भी मिले थे। सीमा पर तनाव कम करने हेतु 2004 ईस्वी में जवानों की संख्या कम कर दी गई थी। ये भारत पाकिस्तान संबंधों को भी अच्छा बनाने की बातें वो यूपीए सरकार की दौरान रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ निम्न विवादित मुद्दों को सुलझाने पर बातचीत की, जैसे कि कश्मीर मुद्दा, सरक्रीक मुद्दा और वुलर बेराज, ठीक है।
तो ये सरक्रीक मुद्दा क्या है? देखो, पाकिस्तान के अंदर एक सिंध क्षेत्र है और गुजरात का एक कच्छ क्षेत्र है, तो दोनों के बीच में एक दलदली इलाका, उसी का नाम है सरक्रीक। तो इसके क्षेत्र को बंटवारे को लेकर आज भी मतभेद है पाकिस्तान और भारत के बीच में। आगे चलते हैं, वुलर बैराज तो एक प्रकार का बांध है जो कि झेलम नदी के मुहाने पर बना है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम तुलबुल प्रोजेक्ट भी है, जहाँ पर ये वुलर बांध बन रहा है। तो पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता है कि इससे पाकिस्तान कम पानी आएगा। एक और याद रखो, बगलीहार बांध जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में बना है। तो ये 4 मुद्दे याद रखने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर मुद्दा, सरक्रीक मुद्दा, वोलर बैराज और बगलीहार बांध। आगे चलते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में एक जल समझौता हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कराची में हुआ था। कराची पाकिस्तान में पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में समझौता हुआ, सबसे उदार समझौता माना जाता है दुनिया का। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। किसके द्वारा किसने मध्यस्थता की थी? इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। तो 3 नदियां पाकिस्तान को दे दी गई, सिंधु, चेनाब, झेलम। सिंधु, चेनाब, झेलम। और भारत के पास में रावी, व्यास, सतलुज का पानी बचा रहा था और इस पर कंट्रोल कर सकता था भारत। तो ये था भारत पाकिस्तान के बीच में जल समझौता। आगे चलते हैं, पाकिस्तान बात करता कि आप सियाचिन का विसैनिकरण कर दो। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस चलने पर सहमत हुए थे। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ ये बात कब की चल रही है। ये यूपीए की जब सरकार थी ना 2004 और 2014 के बीच में, तब ऐसी बातें की जा रही थी कि सियाचिन से है ना भारत की सेना हट जाए, ठीक है। श्रीनगर व मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान के बीच अंदर है, के बीच बस चलने पर सहमत हुए दोनों देश। वाघा से अटारी तक, वाघा से अटारी तक दोनों दोनों जगहों के बीच में समझौता, एक्सप्रेस ट्रेन सेवा चालू करने की बात कही गई। राजस्थान और सिंध के बीच थार समझौता, थार एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन चलाने की बात की गई। अमृतसर व ननकाना साहिब के बीच बस सेवा पर सहमत हुए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक हवाना नाम की एक सिटी है दोस्तों, वहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के नेता शांति की प्रक्रिया व बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए, लेकिन आतंकवादी हमलों के कारण संबंध सही नहीं हो सके। आगे चलते हैं, भारत चीन संबंध कैसे रहे यूपीए सरकार के दौरान। तो भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाए गए। 2005 में चीन के नेता वेन जियांगो ने भारत की यात्रा की और भारत के साथ आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कहा। इसके बाद हू जिनताओ की भारत यात्रा हुई, अतः इस बार प्रणब मुखर्जी 2006 में चीन गए और सीबीएम के उपाय की गई। सीबीएम क्या है दोस्तों, याद रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली के उपाय इसे कहते हैं। तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं सीबीएम के द्वारा। आगे चलते हैं, सिक्किम में नाथुला दर्रा व्यापारिक मार्ग खोलने पर दोनों देश सहमत हुए, जिससे कि व्यापार बढ़े चीन और भारत के बीच में। इसी का नतीजा था कि चीन भारत का नंबर 1 भागीदार बन के उभरा व्यापार के मामले में। तो चीन भारत में ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की बातें हुई। भारत रूस संबंध देख लेते हैं यूपीए सरकार के दौरान। 2008 के G20 शिखर सम्मेलन में चीन, भारत, रूस के नेताओं के बीच में एक बातचीत हुई और 21वीं सदी के वैश्विक मुद्दों को हल करने तथा शक्ति समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में प्रयास किए गए। इस हेतु ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी। देखो, शुरुआत के अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ये 4 ही देश शामिल थे ब्रिक में। फिर दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, इसलिए ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स एक संगठन है जिसका मुख्यालय शंघाई चाइना के अंदर है, राइट। और ये ब्रिक वर्ड है, ये किसने बनाया था? इस ब्रिक वर्ड को जिम और नील ने 2001 में बनाया था, राइट। भारत अमेरिका संबंध पढ़ लेते हैं। यूपीए सरकार के दौरान अमेरिका व भारत के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। 2004 में भारत ने अमेरिका के साथ एनएसएसपी पर समझौता किया। ये एनएसएसपी क्या है ये भी बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक भागीदारी में अगला कदम एक प्रकार का समझौता था। भारत व अमेरिका के बीच में 2004 ईस्वी में हुआ। एनएसएसपी में 3 पहलुओं पर सहयोग करने की बातें कही गई। एनएसएसपी में 3 पहलुओं पर सहयोग करने की बातें की गई, जैसे कि नागरिक नाभिकीय गतिविधियां, नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र। भारत अमेरिका ने 2005 में एसएनई परमाणु समझौता भी किया, जिससे भारत परमाणु प्रौद्योगिकी का वास्तविक लाभ उठा सके, लेकिन अभी तक भारत ने एक भी परमाणु रिएक्टर नहीं खरीदा है अमेरिका से। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति चरण सेकंड। तो देखो, एक तो याद रखना आपको कि एनडीए की सरकार आई थी 1998 में 2004 के बीच में, वो पहला चरण था। दूसरा चरण चालू होगा 2014 से लेके अब तक, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तब। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने दोस्तों अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किया, जिससे कि भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सके। और भारत क्वाड में भी शामिल हो गया। क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं,
अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और स्क्वाड ग्रुप का मकसद है चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना। पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेश के सभी नेताओं, दक्षेश जिसका एक और नाम है सार्क, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सब शामिल है, ठीक है। आजकल इसकी बैठक नहीं होती है दक्षेश की। दक्षेश के सभी नेताओं तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इनवाइट किया गया था 2019 में, ठीक है। जब वे पहली बार पीएम बने तो अपना पहला दौरा भूटान किया था तथा दूसरी बार पीएम बने तो मालदीव जाकर के आए थे। आगे याद रखना, भारत ने रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद कर यह साबित कर दिया कि भारत सामरिक मामलों में स्वतंत्र है, यानी कि अब किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है भारत। मोदी के प्रथम कार्यकाल में पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 के बाद में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला भी हुआ और अनुच्छेद 370 हटा दी, जिससे कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद और पत्थरबाजी की जो घटनाएं वो कम हुई है। मोदी सरकार ने अपनी कूटनीतिक सफलता का परिचय दिया है। रूस यूक्रेन जंग के मामले में भारत की तटस्थता नीति का अमेरिका व पश्चिम देशों ने जमकर के विरोध किया। वर्तमान में भी एनडीए सरकार के सामने चीन की आक्रामक नीतियां चुनौतियां बनी हुई है। भारत ने वर्तमान में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में प्रगति की है। हार्ड पावर जानते हो ना, जहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जहाँ पे सैन्य प्रगति की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, वो होती है हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर जैसे भारत की है, बॉलीवुड है, आयुर्वेद है, योग है ना, और शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, भारतीय खान पान है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। तो इसके दम पर हमने प्रोग्रेस की है पूरी दुनिया में। अगस्त 2023 तक मोदी 6 महाद्वीपों में 69 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। विभिन्न समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत संघाई सहयोग संगठन क्वाड G20 की सदस्यता हासिल करके अपने आप को भारत ने मजबूत बनाया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। नोट्सों को लिखो दोस्तों, बार बार इसको देखो, शेयर करो, और अच्छा लगा कंटेंट, मेहनत पसंद आई तो एक कमेंट जरूर आपको करके जाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।